गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पहले के वीडियो में अपने बात की थी संसदीय शासन व्यवस्था की, और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बतलाया था कि जो दो शासन व्यवस्थाएं हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक, प्राय एक साथ नहीं हो सकती। जैसे अपन भारतीय सिनेरियो की बात करें, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। एक राज्य में एक साथ दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हो सकती है, जैसे कि भारत में संसदीय के साथ संघात्मक है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय के साथ एकात्मक है। और अपन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक के साथ संघात्मक है। ये डिफरेंस प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था के अनुकूल स्थापित करता है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं वहाँ चल रही है, किस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं का विकास वहाँ पर हुआ है। हमारे यहाँ जब ब्रिटेन आया था तो ब्रिटेन ने हमारी शासन व्यवस्था के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रित स्थापित किया, और उसके पश्चात संसदीय शासन व्यवस्था का और संघात्मक शासन व्यवस्था का हमारे यहाँ विकास किया। हमारा राज्य यानी कि भारत एक विशाल राज्य है, और विशाल राज्य को ध्यान में रखते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त थी, इसलिए इन शासन व्यवस्थाओं को चुना गया। अमेरिका में वहाँ की व्यवस्थाएं जो थी वो संसदीय के बजाय अध्यक्षात्मक के अनुकूल थी, इसलिए वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का विकास हुआ। हम आज के टॉपिक में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इस बात को भी देखने का प्रयास करेंगे कि संसदीय और अध्यक्षात्मक इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में मोटे रूप में क्या अंतर है। अपन दोनों को साथ में कंपैरिजन करते हुए भी चलेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपन इसको दूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पूर्ण पृथक और स्वतंत्र होती है। एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि व्हाट इज द पावर ऑफ सेपरेशन, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। हम मोटे तौर पर तीन शक्तियां मानकर चलते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों शासन व्यवस्थाओं का, इन तीनों शक्तियों का एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना, एक का निर्माण दूसरे में से नहीं होना शक्ति पृथक्करण कहलाता है। एक बार भारत के परिप्रेक्ष्य में समझिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि भारत में जो हमारी लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या है 543, और जहाँ तक बात राज्यसभा की है उसकी सदस्य संख्या है 233। ये जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या कहलाती है संसद, यानी कि ये दोनों मिलकर संसद का निर्माण करती है, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो सदस्य संख्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि 780 लोग व्यवस्थापिका है, और इस व्यवस्थापिका में से एक चीज़ और निकलती है। इसी व्यवस्थापिका में से ये जो 780 लोग हैं, इनमें से एक संस्था निकलती है जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, और इसे हम कहते हैं मंत्रिपरिषद। भारत में मंत्रिपरिषद शासन व्यवस्था की धुरी होती है। तो इस मंत्रिपरिषद का, ये इस कार्यपालिका का निर्माण जो है, ये 780 लोग जो है, जो संसद या व्यवस्थापिका कहलाते हैं, उनमें से होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी। इसका मतलब शक्ति पृथक्करण नहीं, शक्तियाँ अलग अलग नहीं। व्यवस्थापिका में से संस्था निकलती है कार्यपालिका, या यूँ कहें कि दो संस्थाएं एक साथ होती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों संस्थाएं एक साथ होती है। तो शक्ति पृथक्करण हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। शक्ति पृथक्करण, याद रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। क्योंकि हम बात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की करें, इसलिए जहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता जो अभी मैंने आपको इंगित किया है सामने, भारत में या ब्रिटेन में ये व्यवस्था होती है, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती है, जहाँ पर शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, वो व्यवस्था
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक भी होती है और स्वतंत्र भी होती है। इसका मतलब कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसमें शासनाध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान न होकर वास्तविक कार्यपालिका होता है। नाम मात्र का शासनाध्यक्ष, यानी कि हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ दो प्रकार की चीज़ें होती है, शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष जो नाम मात्र का प्रधान होता है, जिसके नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, जबकि शासनाध्यक्ष वास्तव में कार्य करता है। तो हमारे यहाँ दो शक्तियाँ होती है, नाम तो सारे राष्ट्राध्यक्ष के होंगे लेकिन काम सारे शासनाध्यक्ष के होंगे, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वही शासनाध्यक्ष होता है, यानी कि शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष का अंतर वहाँ नहीं पाया जाता, वहाँ एक ही होता है, वही शासनाध्यक्ष होता है और वो नाममात्र का प्रधान नहीं होता बल्कि वास्तविक कार्यपालिका होता है, यानी कि वास्तविक रूप से सारी की सारी शक्तियाँ जो है संविधान उसी व्यक्ति को सौंपता है। एक उदाहरण देखिए कि भारत का जो संविधान है अपनी समस्त शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के नाम से गिनाई गई शक्तियों का प्रयोग भारत की मंत्री परिषद करती है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है, जबकि मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, वास्तविक शक्तिशाली है। अमेरिका में या उस शासन व्यवस्था में जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर यह अंतर नहीं पाया जाता। जो व्यक्ति होता है वही शासनाध्यक्ष होता है, वो नाममात्र का प्रधान नहीं होता बल्कि वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। संविधान उसी को शक्तियाँ सौंपता है और वही व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग भी करता है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है शासनाध्यक्ष वास्तविक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका होती है। उसकी शक्ति व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर नहीं होती तथा एक निश्चित अवधि तक वो अपने पद पर बना रहता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्यपालिका है तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। यानी कि हमारे यहाँ जो लोकसभा है, लोकसभा इतना शक्तिशाली होता है कि वो कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ये उत्तरदायित्व भी दोहरा होता है, यानी कि व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। और इसमें जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास तक रहते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का आपस में कोई संबंध नहीं होता, इसलिए कार्यपालिका की जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो तब तक रहती है जब तक कि उसका एक कार्यकाल होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 4 वर्ष की अवधि के लिए डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है और जब तक कि उसकी 4 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती कोई उसे हटा नहीं सकता। जैसे कि भारत में व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन यानी कि लोकसभा, वो कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद को कभी भी 5 साल से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाने का अधिकार नहीं रखती। वो अपना एक निश्चित कार्यकाल होता है और निश्चित कार्यकाल तक वो अपने पद पर बना रहता है। हालांकि एक प्रक्रिया है जिसे हम महाभियोग कहते हैं, लेकिन अमेरिकी इतिहास में आज तक 233 साल होने जा रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया। इसका मतलब ये निकलता है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से कार्यपालिका को समय से पहले हटाया जाना संभव नहीं होता। वह अपनी सहायता के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति करता है वे सभी उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि व्यवस्थापिका के प्रति। देखिए, मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वास्तव में मंत्रिपरिषद नहीं होती। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडलीय सरकार जो है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, न कि अध्यक्षात्मक की। भारत में जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं और जो मंत्री है अपनी योग्यता के आधार पर, दल में अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर चुने जाते हैं। मंत्री पद योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता बल्कि उसकी लोकप्रियता के आधार पर दिया जाता है कि वो कितना लोकप्रिय, दल में उसकी स्थिति क्या है। जबकि अमेरिका में जो मंत्रिपरिषद होता है उसका
व्यवस्थापिका से पहली बात कोई संबंध नहीं होता, और दूसरी बात कि मंत्रियों को लेने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। वो देश में कहीं से भी, किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। वो मंत्री नहीं कहलाते बल्कि राष्ट्रपति के सचिव कहलाते हैं, और उनका व्यवस्थापिका से कोई संबंध नहीं होता। याद रखिएगा, हमारे यहाँ जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर मंत्री आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होंगे, और व्यवस्थापिका के सदस्य होने के कारण ही वो मंत्री पद प्राप्त करते हैं और व्यवस्थापिका में उपस्थित रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से मंत्रियों का व्यवस्थापिका से कोई संबंध नहीं होता। वो केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति के सचिव मात्र कहलाते हैं। यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्षेत्र में तथा कांग्रेस व्यवस्थापिका के क्षेत्र में एक दूसरे से प्राय स्वतंत्र होते हैं। एक बात समझिएगा कि जो अमेरिका की शासन व्यवस्था है वहाँ पर दो चीज़ें हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब है वहाँ पर राष्ट्रपति है, एकल कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, और वो राष्ट्रपति है। संविधान कार्यपालिका के नाम से जितनी भी शक्तियाँ देता है वो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करता है। और दूसरी चीज़ है वहाँ पर व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी कि संसद। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के दो सदन हैं, एक को सीनेट कहा जाता है ऊपरी सदन को, और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और ये जो दो संस्थाएं हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बताया कि भारत में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। कार्यपालिका के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है। वो कार्यपालिका तभी तक पद पर रहेगी जब तक कि व्यवस्थापिका चाहेगी। लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपस में कोई संबंध नहीं होता, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होता, और न ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय से पहले हटाने का अधिकार रखती है। दोनों का चयन का तरीका अलग है, दोनों का कार्यकाल अलग है, इसलिए ये दोनों ही अंग जो है, दोनों शक्तियाँ एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इन दोनों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, दोनों को मतलब व्यवस्थापिका को भी और कार्यपालिका को भी। अब देखिए व्यवस्थापिका यानी कि संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस का ऊपरी सदन है सीनेट, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और जनता डायरेक्ट चुनती है। कांग्रेस के निम्न सदन का नाम है प्रतिनिधि सभा, जिसका कार्यकाल है 2 वर्ष और जनता इन सदस्यों को डायरेक्ट चुनती है। और दूसरी चीज़ है कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 वर्ष और जनता इसे डायरेक्ट चुनती है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों व नीतियों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही उसे पद से हटाया जा सकता है। हमारे यहाँ पर कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है, उनसे सवाल जवाब करती है, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी बातें होती हैं, जितनी विभाग की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन सब के प्रति वो कठोर नियंत्रण रखती है। और इसके कारण से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के सामने जवाब देना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इस राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है, जो भी नीतियाँ बनाता है, वो उन सब के लिए व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी नहीं होता। व्यवस्थापिका यानी कि संसद राष्ट्रपति से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकती, किसी प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा नहीं सकती, और केवल एक ही तरीका है महाभियोग की विशेष प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अब तक के इतिहास में अमेरिका में कभी भी राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया नहीं गया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। शक्तियों का पृथक्करण। ये प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र रहती है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और नहीं उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका निकलती है और कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका और अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है
और इस कारण से ये दोनों शक्तियाँ यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। अमेरिका में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न ही कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस शासन पद्धति में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। कानून निर्माण के अपने कार्य में विधायिका भी पूर्णतः स्वतंत्र रहती है तथा उस पर कार्यपालिका को नियंत्रण नहीं होता। पहले भारत को समझिए, भारत में व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण कई तरीके से, जैसे कि प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, कई तरीके के प्रस्ताव है, जैसे कार्यस्थल प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और सबसे प्रबल और प्रभावशाली है अविश्वास प्रस्ताव। ये कुछ तरीके हैं जिससे व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और यहाँ तक कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को हटा भी सकती है। ये सब कुछ संसदीय शासन व्यवस्था में संभव है, लेकिन अध्यक्षात्मक में नहीं। अमेरिका में चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका का जो है कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जो अभी उपकरण मैंने बताया कि इस प्रकार से व्यवस्थापिका के सदस्य जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, वो चीज़ अमेरिका में नहीं होती। अमेरिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार व्यवस्थापिका को नहीं होता और साथ ही साथ व्यवस्थापिका जो है अपने समस्त कार्यों में स्वतंत्र होती है, कानून निर्माण के मामले में स्वतंत्र होती है और कार्यपालिका भी उस मामले में उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखती। निश्चित कार्यकाल, इसमें कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है। जिस प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटा नहीं सकती, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी विधानमंडल को विघटित नहीं कर सकता। एक बार भारत के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि भारत में चाहे अपन मंत्रिपरिषद की बात करें, चाहे अपन लोकसभा की बात करें, कार्यकाल निश्चित नहीं है। हमारा संविधान कहता है मंत्रिपरिषद तब तक पद पर रहेगी जब तक कि उसे संसद के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब तक विश्वास है तब तक वो रहेगी। जिस दिन विश्वास समाप्त हो गया उस दिन मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक समस्या और है कि जो संसद का निम्न सदन यानी लोकसभा, उसको भी कार्यपालिका समय से पहले भंग करने का अधिकार रखती है। समय से पहले यानी कि हम यूँ मानकर चलते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा को 5 साल से पहले भी विघटित कर सकती है। तो हमारे यहाँ कार्यकाल निश्चित नहीं हुआ। दोनों संस्थाएं, व्यवस्थापिका का भी और कार्यपालिका का भी, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यकाल निश्चित नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है। दोनों को समय से पहले हटाया नहीं जा सकता। व्यवस्थापिका का कार्यकाल तय है, यानी कि व्यवस्थापिका यानी कि संसद के 2 सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष और 2 वर्ष से पूर्व कोई भी शक्ति उसे पद से हटा नहीं सकती। और जहाँ तक बात कार्यपालिका की है, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 वर्ष और 4 वर्ष से पहले सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी भी सूरत में हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता तो वो अपने निश्चित कार्यकाल यानी 4 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। यह है निश्चित कार्यकाल, जो हमारे यहाँ यानी संसदीय शासन व्यवस्था में नहीं होता। कार्यपालिका की सुदृढ़ स्थिति, इसमें शासनाध्यक्ष नाममात्र का प्रधान होकर वास्तविक कार्यपालिका होता है। वो उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है जो संविधान तथा कानून द्वारा उसे दी जाती है। भारत में या संसदीय शासन व्यवस्था में समझिए कि भारत में संविधान जो है सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को देता है, लेकिन विडंबना है कि राष्ट्रपति इनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। राष्ट्रपति के नाम से जो भी शक्तियाँ संविधान में गिनाई गई है, उन सभी शक्तियों का प्रयोग हमारी कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, एक तो नामात्रिक कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामात्रिक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन अमेरिका में जहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पर कार्यपालिका स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही शक्तियाँ गिनाई गई है और राष्ट्रपति ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। उसमें जो शासनाध्यक्ष है यानी कि राष्ट्रपति, वो शासनाध्यक्ष भी है और वो राष्ट्राध्यक्ष भी है। वो नामात्र का नहीं है बल्कि वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान उसी के नाम से सारी शक्तियाँ गिनाता है, संविधान उसी को सारी शक्तियाँ सौंपता है और वही व्यक्ति उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग भी करता है। संविधान के द्वारा,
कानून के द्वारा जो भी शक्तियाँ सौंपी गई हैं राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं और वो उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। उत्तरदायित्व का अभाव। इस पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। विधायिका न तो उससे प्रश्न पूछ सकती है, न उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ संबंध है, और घनिष्ठ संबंध होने के कारण से दोनों में पारस्परिक रूप से उत्तरदायित्व पाया जाता है। मैंने आपको अभी ये भी बताया कि हमारे यहाँ पर उत्तरदायित्व भी दोहरा है, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। हमारे जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, यानी कि मंत्री जो होते हैं, वो मंत्री परिषद के सदस्य होने के नाते सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और साथ ही साथ किसी विभाग के मुखिया होने के नाते व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सब एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं। अगर लोकसभा किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी। लोकसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को पद से हटा सकती है। ये उत्तरदायित्व की भावना है। लेकिन अमेरिका में उत्तरदायित्व नहीं होता। अमेरिका में चूंकि शक्ति पृथक्करण है, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। ये विचार नहीं किया जाता है कि कानून कैसे बनाया गया, सही है गलत है। कानून कांग्रेस बनाएगी, वो बना दिया, और राष्ट्रपति उसको लागू करेगा, वो लागू करेगा। अब इसमें यह तय नहीं होता कि अगर सही हुआ है या गलत हुआ है तो किसने किया, चाहे जिसने भी किया अपना काम किया है। इसलिए उत्तरदायित्व के अभाव के कारण से अगर राष्ट्रपति गलत काम भी करता है तब भी व्यवस्थापिका उससे पद से हटा नहीं सकती। और अगर व्यवस्थापिका गलत कानून बनाती है तो कार्यपालिका उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता ही उत्तरदायी शासन है, वास्तविक मंत्रिमंडल नहीं। इस प्रणाली में मंत्रिमंडल नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति को सहायता पहुंचाने तथा सलाह देने के लिए कुछ सचिव होते हैं। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसकी आगे अनुसार कार्य करते हैं तथा उसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद जो है शासन की धुरी होता है। इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है, और मंत्रिमंडल वास्तविक होता है। हमारे यहाँ शर्त है कि किसी भी व्यक्ति के लिए मंत्री होने के लिए ज़रूरी है कि वो व्यवस्थापिका का सदस्य हो, वो संसद का सदस्य हो, तभी वो मंत्री बन सकता है। और हमारे यहाँ मंत्री जो है वो लोकप्रियता के आधार पर बनाया जाता है। इस दल में उसकी स्थिति क्या है, वो कितना लोकप्रिय व्यक्ति है, योग्यता नहीं देखी जाती, लोकप्रियता देखी जाती है। तो मंत्री शासन की धुरी होते हैं, वही शासन करते हैं, वही सरकार चलाते हैं, वही कानून बनाते हैं, वही नियम बनाते हैं, सब कुछ मंत्री करते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल तो होता है, लेकिन वास्तविक मंत्रिमंडल नहीं होता। वास्तविक इस रूप में नहीं होता कि जो भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के सचिव मात्र होते हैं। पहली बात, वो संसद के सदस्य नहीं होते, और दूसरी बात, राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के रूप में देश के किसी भी कोने से उन व्यक्तियों को ले सकता है। वो उनकी योग्यता के आधार पर उनका इसमें मंत्री परिषद में चयन करता है, और वो केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति जो उनको काम सौंपता है वो काम उनके द्वारा निपटाए जाते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसके पास शक्तियाँ नहीं होती, शक्तियाँ सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है वो वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है, इसलिए इस चीज़ का अंतर भी यहाँ पाया जाता है। तो ये है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चूँकि अध्यक्ष के नाम से जानी जाती है, इसका मतलब देश का एक अध्यक्ष होता है, राज्य का मुखिया होता है, शासन का मुखिया होता है, और वो वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है और अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। ये दोनों विरोधी विचारधाराएं हैं, दोनों विरोधी शासन व्यवस्थाएं हैं, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक। संसदीय शासन व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें व्यवस्थापिका का कार्यपालिका से कोई संबंध
नहीं होता। संसदीय शासन व्यवस्था शक्तियों के एकीकरण पर आधारित है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। अपन अब नेक्स्ट बढ़ेंगे अगली बार में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी बात हो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।